अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं जो कि इनकम एंड चेंजेस इन रिटेन अर्निंग्स। ये चैप्टर 12 है। फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक है बाय विलियम साका बैटनर, और इसको हम मीग्स एंड मीग्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने डिस्कस करना ये है कि जो हमारे रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, लाइक हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं, हम उनमें से तमाम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाती है। इसके बाद भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको हमने एडजस्ट करना होता है अपनी ऑपरेटिंग इनकम में। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो जाए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस हो जाए। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल रूटीन बिजनेस में नहीं होते, और ये फ्रीक्वेंटली नहीं होते। ये कभी कभार, जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाए तो अर्थक्वेक के बाद जो आपको लॉस हो जाए, तो अर्थक्वेक एक रूटीन नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो सकता है। ये यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप यानी कि एवरी ईयर हो, जैसे एवरी ईयर हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें इसका इम्पेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये नाम से ही जाहिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। या जैसे कोई टॉर्नेडो आ जाए या किसी भी वजह से अगर कोई लॉस हो जाए जो कि रूटीन नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा ना हो, तो हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन या लॉस कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम देखेंगे कि जो नेट इनकम है या रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स है, यहाँ तक कि जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है, उसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिनका इम्पैक्ट उस पे आता है और उसकी वजह से यानी कि उसमें चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमारे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हो, तो हम देखेंगे कि वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस करना है कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड्स, या फिर आपके पास स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद भी क्या इम्पैक्ट आता है हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और स्पेसिफिकली नेट इनकम स्टेटमेंट या रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, जिसको हम स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कहते हैं। आज का जो लेक्चर है वो पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या लॉस के बारे में है। हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या लॉस क्या होता है, और फिर उसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है। जो एक्सरसाइजेस हमने कवर करनी है वो ब्रीफ एक्सरसाइज 12.1, 12.2 है, और एक्सरसाइज 12.4 हम करेंगे, और ये तीनों एक्सरसाइजेस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या लॉस से रिलेटेड है। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या आप कह लें कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, उसमें स्पेसिकली जो इंफॉर्मेशन नेट इनकम से आती है, नेट इनकम की आती है, उसको हम टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अब तक जो हम करते आ रहे हैं वो नॉर्मल रिकरिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन है। इसको हम रूटीन बिजनेस रेवेन्यू एंड रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और इसी वजह से आप देख लीजिए हम इसको इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कह रहे हैं, कि यानी कि ये इनकम कंटिन्यू ऑपरेशन से हमारी चलती चली आ रही है और कई साल से चलती आ रही है। इसके बाद हमारे पास है दूसरी कैटेगरी है, दूसरी मेजर कैटेगरी है, जिसमें अनयूजुअल नॉन रिकरिंग इवेंट्स होते हैं जो कि नेट इनकम को अफेक्ट करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। ये जो हमारी रिकरिंग नेचर है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की, ये नॉर्मल रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, नॉर्मल रूटीन वे ऑफ रिपोर्टिंग है। लेकिन जैसे अभी हमने शुरू में जिक्र किया कि कोई अर्थक्वेक आ जाए, टॉर्नेडो हो जाए, या कि कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आपको अनयूजुअल लॉस भी हो सकता है, बाज दफा अनयूजुअल गेन भी हो जाता है। सो ये इसको फिर हम एडजस्ट करते हैं इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे रिजल्ट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, कि कोई ऐसा ऑपरेशन है जो आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, खत्म कर दिया है, कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके सूरत में जो रिजल्ट आता है उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है।
या इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो आज जो हमारा टॉपिक इस लेक्चर का है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो आप चेंजेस लेके आते हैं उसको फिर हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये और मतलब ये पूरा कंप्लीट चैप्टर 12 है, इसके बारे में है कि हमने सेग्रीगेट करना है हमारे रिकरिंग रेवेन्यू या रिकरिंग नेट इनकम, या इसको हम नाम दे लेते हैं कि इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और उसके बाद हमने अनयूजुअल आइटम्स को एडजस्ट करके देखना है कि उसकी वजह से इन नेट इनकम पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक इनकम स्टेटमेंट है, और अगर आप इनकम स्टेटमेंट को देखें तो ये एक नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है। यानी कि नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये हम अभी आम तौर पे बनाते हैं। जैसे इसमें हमारे पास नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स। तो यहाँ तक हम अभी तक हमने लर्न किया है कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस या नेट इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने देखना है कि अब सपोज आप देखें कि यहाँ पे ये एडजस्टमेंट हमने करनी है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। सो यहाँ पे देखिए प्लस यानी अमाउंट प्लस में है, इसका मतलब है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से हमें कुछ गेन हुआ है। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, अगर ये माइनस में है तो फिर ये लॉस हो गया, और अगर प्लस में है तो फिर ये हमारे पास गेन हो गया। उसके बाद क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद जो चेंज आता है हमने उसको भी मेंशन करना है। सो अब आप देख लीजिए, हम डिस्कस कर ये जो इनकम स्टेटमेंट का पोर्शन है, फर्स्ट वन, दिस इज द रूटीन रिकरिंग इन नेचर, और ये हम ऑलरेडी ये करते हुए आ रहे हैं, और इसी वजह से इसको हम इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन या इनको हम सिंपल जो नॉर्मल रूटीन बिजनेस है। उसके बाद जो सेकेंड हाफ है इसमें आप चेक करें कि यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमारे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, तीन चीजों का इफेक्ट हमने इसमें लेना है, और इस चैप्टर में हमने तीन चीजों का इफेक्ट ही सीखना है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपरेशंस, एंड द इम्पैक्ट ऑफ एनी चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो उसके बाद आप देखिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रूटीन इनकम, वो जो कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है, और फिर नेट इनकम जो कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कंसिडर करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक हमारे पास ये पोर्शन ऑफ इनकम है और ये पोर्शन ऑफ इनकम है। सो नेट इनकम हमारी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स, के जो हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स या नॉर्मल रूटीन से हटके इवेंट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या आता है। इसमें खास चीज ये है कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो टैक्स का इम्पैक्ट आया है इसमें हमने टैक्स नॉर्मल रूटीन जो बिजनेस है उसके ऊपर जो हम इनकम टैक्स दे रहे हैं ये वो टैक्स है। जो हमारे नॉन रिकरिंग या अनयूजुअल या एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स है यहाँ पे हमने उसका टैक्स नहीं लिया है। सो हम यहाँ पे ये जितने भी तीनों आइटम्स हैं ये नेट ऑफ टैक्स हैं, यानी कि हम इसमें से टैक्स माइनस करके ये अमाउंट लिखते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। जो आज का हमारा लेक्चर का मेन फोकस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के ऊपर है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हमने देखना ये है कि खास चीज आपने याद रखना है सबसे पहले मटेरियल इन अमाउंट। यानी नाम से ही जाहिर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है तो इसकी अमाउंट भी क्या होनी चाहिए है, मटेरियल होनी चाहिए। इमटेरियल यानी दो चार हजार का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए बल्कि एक बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी के एक मटेरियल अमाउंट किस कंपनी के लिए कितनी मटेरियल कहलाती है। देन गेन्स और लॉसेस दैट आर बोथ अनयूजुअल इन नेचर। सो दूसरी बात ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की डेफिनेशन के लिए आपको गेन या लॉस हो रहा हो तो वो अनयूजुअल इन नेचर है एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू री अकर इन द
फोर्सिएबल फ्यूचर, और ये नियर फ्यूचर या अब ये आपको दोबारा इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जैसे अभी हमने शुरू में डिस्कस किया, अर्थक्वेक की हम बात कर रहे हैं, या यहाँ पे देखिए टॉर्नेडो बना हुआ है, तो हम टॉर्नेडो से जो नुकसान होगा, सो ये डेली रूटीन रिकरिंग नेचर आइटम्स नहीं है, ये अनयूजुअल आइटम्स है। उसके बाद रिपोर्टेड नेट ऑफ रिलेटेड टैक्सेस, और हमने इसको इनकम स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करना है, आपने याद रखना है, हमने इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, यानी कि हमने इसमें से टैक्स माइनस करना है। सो यहाँ पे एक इवेंट डिस्कस हो रहा है, और उसमें इवेंट में आपको ये कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक की वजह से 75,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है। तो अगर आप देख लें, ये 75,000 का हमने लॉस लिया हुआ है, लेकिन हमने इसको क्या किया हुआ है, नेट ऑफ टैक्स लिया हुआ है। टैक्स अगर आपका 30% है, तो इसका मतलब है कि ये हमने 70% अमाउंट ली हुई है, और ये नेट लॉस हो गया। तो ये हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को इस तरह से प्रेजेंट करना है। सो ब्रीफ एक्सरसाइज 12.1 है, और इसमें देखिए क्या डिस्कस हो रहा है। तो सबसे पहले, द कंपनीज नेट इनकम फॉर द ईयर जस्ट एंडेड इज 75,000। तो 75,000 जो नेट इनकम है वो उसने दी हुई है, विदाउट कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स और इट्स टैक्स इफेक्ट। जो हम बात करने लगे, इसको कंसिडर किए हुए बगैर उसने जो नेट इनकम रिपोर्ट की है वो $75,000 है। इसका मतलब है कि ये जो $75,000 है, ये इसके कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो नेट इनकम है, ये वो इनकम मौजूद है। और इसमें जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या डिसकंटिन्यूइंग आइटम है, तो इसमें उसका इफेक्ट शामिल नहीं है। During the year, a tornado damaged one of the company's warehouse and its contents. So, tornado की वजह से डैमेज हुआ है, और ये बात हमें पता है कि इट इज क्वाइट रेयर, यानी कि ये इवेंट्स क्या होते हैं, रेयर होते हैं। The estimated amount of the loss from the tornado is $100,000, और उस पे जो टैक्स है वो कितना है, 40% है। टैक्स इफेक्ट कितना है, 40% आना चाहिए है। So prepare the final section of the company's income statement, beginning with the income before extraordinary items. So हमने यहाँ पे extraordinary item से पहले वाली इनकम लेनी है, और हमने स्टार्ट करना है। हमें और तमाम डेटा तो मौजूद नहीं है, तो हम यानी कि जो डेटा अवेलेबल है, हम वहां से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कंपनी का नाम है फिलिप्स इनकॉर्पोरेशन। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं। देन क्योंकि हम पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, पार्शियल इनकम स्टेटमेंट लिख देंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट डेटा मौजूद नहीं है। और इसके बाद ये जो हमें टाइम पीरियड है, ये हमें दिया हुआ नहीं है। सो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है वो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। आपके पास सेल्स में से हम तमाम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। यहाँ पे उसने 75,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। वो प्रॉफिट उसने कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है $75,000। हम 75,000 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस वन, लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और यहाँ पे मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो टोटल है वो $100,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें से अभी हम टैक्स इम्पैक्ट लेंगे, यानी कि 40,000 हमारा टैक्स है, तो 1 - T हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसमें 60% हो जाएगा, तो हम इसका 60% ले लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास $60,000 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसमें से माइनस कर देंगे कितने डॉलर, क्योंकि ये हमारा लॉस है, तो हम इसको माइनस कर रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा गेन होता तो हम इसको ऐड कर लेते। सो
यहां से हम इसको माइनस कर देंगे और हमारा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 15,000 आ रहा है. सो एक्चुअली दिस 15,000 इज योर नेट प्रॉफिट नाउ आफ्टर एडजस्टिंग एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन और लॉस. सो हम इसको डॉलर में रिप्रेजेंट कर देंगे और दिस इज योर आंसर. ओके क्लास, सो हम देखते हैं हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है. द कंपनी हैड टोटल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, यानी 1.5 मिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू है, 1.2 मिलियन डॉलर्स के एक्सपेंसेस हैं. और इन एडिशन यानी कि ये जो नॉर्मल आपके रूटीन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है, इसके अलावा company had a gain of $230,000 that resulted from passage of new legislation which is considered अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट. सो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनयूजुअल अनफ्रीक्वेंट आइटम्स को ही हम एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन या लॉस हम कहते हैं. सो ड्यू टू दिस न्यू लेजिस्लेशन द एक्सपेक्टेड गेन इज सब्जेक्ट टू 35% ऑफ इनकम टैक्स. यानी कि आपको इस न्यू लेजिस्लेशन की वजह से एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन हो गया है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन जो है इस पे हमने अभी 35% टैक्स डिडक्ट करना है. सो हम अगेन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उस इनकम स्टेटमेंट में हम शो करेंगे कि हमारी नेट इनकम क्या आ रही है. क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन एब्रीवेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द कंपनी. तो कंपनी का हम नाम लिख लेते हैं, वॉकर कंपनी. Then we are going to prepare income statement. और फिर ये इसमें टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड और हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं. अच्छा, इस प्रॉब्लम में भी हमने क्या करना था, इसको ये तीनों हेडिंग्स आपकी सेंट्रलाइज्ड होती है, जस्टिफाइड होती है, यानी हमने इसको सेंटर में करना है. जस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको बता रही हूँ. और प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं. प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है. जितना नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा आप प्रेजेंट करेंगे उतने ज्यादा आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं. सबसे पहले हमारे पास अब हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बजाय रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों दिए हुए हैं. तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेवेन्यूज और रेवेन्यूज में से हम लेस कर देंगे तमाम एक्सपेंसेस. तो हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, या आप यूं कह ले कि नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट जो आपका आ रहा है. तो यहाँ पे आप देखें 1.5 मिलियन हमारा रेवेन्यू है. इसमें से हम माइनस कर देते हैं 1.2 मिलियन तमाम एक्सपेंसेस. तो इसको हम माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 300,000 एंड दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया. इसमें से फिर हमें जो है वो गेन हुआ है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो प्रेजेंटेशन होती है हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो आईएफआरएस है वो ये बताता है कि हम इसको अदर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिप्रेजेंट करें. तो जो हम यहाँ पे लिख देते हैं अदर नॉन ऑपरेटिंग गेन या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है और ये हमने नेट ऑफ टैक्स लेना है. यानी कि ये हमारा कितना है, 230,000 है. और इसमें से हमने माइनस टैक्स हमारा 35% है तो हम इसको 65% ले लेंगे, यानी 1 - T हम कर देंगे. यहाँ पे अगर मैं लिखूं 230 और इसको हम 65% ले लें तो हमारा कितना बन जाता है, 149. इसको हम ऐड कर देंगे हमारी जो रूटीन बिजनेस इनकम है. तो दिस इज आवर नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स. सो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद माइनस और यहाँ विद लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं. और अगर आप देखें इसकी प्रेजेंटेशन तो इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे. एंड हेयर वी हैव
दिस डबल लाइन, और अब हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं। करेंसी का साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग में, फाइनेंस में। विदाउट करेंसी सिग्नेचर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। So this is your extraordinary एडजस्टमेंट करने के बाद दिस इज योर नेट प्रॉफिट राइट नाउ। सो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड ही है, और वो है 12.4। तो हम ये कवर करते हैं 12.4, और हम देखेंगे इसमें क्या डिस्कस हुआ है। सो for the year just ended December 31st, the company had the net sales. So, net sales is given the cost and other expenses, including income tax. यानी अलग से income tax की जरूरत नहीं है. So, net sales में से all expenses, including income tax, वो आपको 6.2 million dollars दी हुई है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन दिया हुआ है, एंड रिमेंबर दिस इज नेट ऑफ टैक्स। यहाँ पे अब हमें इसमें से टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने नेट ऑफ टैक्स आपको दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 420,000 दिस इज। तो आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कंडेंस इनकम स्टेटमेंट, इस वजह से उसको कह रहा है कि इसमें आपने ईपीएस भी दिखानी है, यानी अर्निंग्स पर शेयर शो करनी है। अज्यूमिंग दैट 910,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक वर आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर। सो कॉमन स्टॉक, अच्छा, शेयर्स हमारे पास आपको पता है, हम प्रीवियस अपने किसी लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव कॉमन शेयर्स या कॉमन स्टॉक, या इसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, ऑर्डिनरी स्टॉक भी कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रेफर्ड शेयर भी होते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफर्ड स्टॉक कहलाते हैं। जो अर्निंग्स पर शेयर निकलती है, याद रखिएगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन स्टॉक या कॉमन शेयर्स लेते हैं, कॉमन शेयर से हम डिवाइड करते हैं। बहरहाल इसमें हमारे पास कोई प्रेफर्ड स्टॉक का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि तमाम हमारे शेयर्स जो हैं वो कॉमन स्टॉक के हैं, और हमारी जितनी भी अर्निंग्स होगी वो एट्रीब्यूटेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स है। ओके, सो ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रही थी ईपीएस के लिए, अर्निंग्स पर शेयर के लिए। सो अब जो हमारा पहला काम है इनकम स्टेटमेंट बनाना, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। दिस इज रिक्वायरमेंट ए, और हम कंपनी का नाम रख देते हैं, इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल एक्सपोर्ट, तो हम यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। फिर हम क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड। इसमें टाइम December 31 दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ नहीं है, तो जो भी जब टाइम दिया हुआ हो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो अगेन हमारे पास नेट सेल्स है, और इसमें तमाम एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारी 7.75 मिलियन दी हुई है, सो हम ये लिख लेते हैं 775, और फिर हमारे पास 4 जीरोस हैं। सो नेट इनकम में से हम लेस करेंगे ऑल एक्सपेंसेस, जिसमें तमाम कॉस्ट शामिल हैं, अदर एक्सपेंसेस शामिल हैं, एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस भी शामिल है। सो आप चाहें तो इसको सिर्फ ऑल एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम हमें दिए हुए हैं 6.2 मिलियन, तो 62, और फिर हमारे पास 5 जीरोस है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप कह लें इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, या इसको हम नॉर्मल या ऑपरेटिंग इनकम कह देंगे। तो हमारे पास जब हम इसको लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास दिस वन, यानी कि 1.55 मिलियन आ रहा है, और इसको हम कहेंगे इनकम या नेट इनकम फ्रॉम
ऑपरेशंस, यानी ये रूटीन नेट इनकम है जो कि हमें ऑपरेशन से आई हुई है, और इसमें कोई हमने एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स एडजस्ट नहीं किए हैं। उसके बाद जो हमारे पास डिस्कस हुआ था वो ये हुआ था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन जो था वो 420 था, और ये नेट ऑफ टैक्स था। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ से हमने लेस किया, क्योंकि गेन है तो हम यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड हम कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। अच्छा, इसमें जो खास बात है वो खास बात ये है कि आप एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन रखें या नॉन ऑपरेटिंग गेन लिख दें, क्योंकि आईएफआरएस कहता है कि आप इसको अगर नॉन ऑपरेटिंग गेन भी लिख दें तो भी ओके है। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है नेट ऑफ टैक्स है, तो हमें इसको टैक्स करने की यानी कि इसको इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, और इसको हम कह देंगे कि ये जो प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, क्योंकि हम इनकम का वर्ड यूज कर रहे हैं तो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हम कह देंगे। और इसको हमने डबल लाइन से क्लोज कर दिया, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट फिनिश हो गई। लेकिन कंडेंस इनकम स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि हम ईपीएस भी शो करते हैं। सो अब हम यहाँ पे ईपीएस अपना शो करने लगे हैं और ईपीएस कैलकुलेट करने लगे हैं। और अब हमारे पास देखिए ईपीएस इनफैक्ट तीन ईपीएस आ गए हैं। एक हमारे पास ईपीएस है, नॉर्मल ईपीएस है जो कि फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो हम यहाँ पे जो ईपीएस कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस। और इसकी कैलकुलेशंस आप देख लीजिए, मैं यहाँ आपको रफ में दिखा देती हूँ कि हमारी जो नॉर्मल इनकम आ रही है, नॉर्मल इनकम हमारी यानी कि बिफोर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये देखिए ये आ रही है 1, सो 155, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। सो नंबर ऑफ शेयर्स इसमें गिवन है 910। सो यहाँ पे 910 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वर्किंग दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी ईपीएस आ रही है 1.70, और हम इसको बहुत ज्यादा डिजिट्स में नहीं लेके जाते हैं, तो हम इसको यहाँ पे 3 डिजिट लिख लेते हैं। सो ये डॉलर पर शेयर है। इसके बाद हम ईपीएस दिखाएंगे फ्रॉम जो हमने यानी कि गेन लिया है एक्सक्लूसिवली, सिर्फ हम गेन का दिखाएंगे। तो हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है वो कितना है 420। सो यहाँ पे फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन से अगर हम देखें तो इसी कैलकुलेशन को हम फिर से करते हैं। यहाँ पे जो हमें एक्सक्लूसिव गेन आ रहा है ये देखिए 420 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 420,000, और फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 0.461 आ रहा है, और फिर हम इसके डिजिट दोबारा से कम कर देंगे। 3 डिजिट तक हमने ले लिया है। और फिर हमारे पास जो ईपीएस आएगा वो हम नेट अर्निंग्स पे कैलकुलेट करेंगे। ईपीएस फ्रॉम नेट, हमने नेट इनकम लिखा हुआ है तो हम नेट इनकम लिख लेते हैं, नेट अर्निंग्स लिख लें। सो नेट इनकम आपको कितनी आ रही है 1.97 मिलियन। सो यहाँ पे हम 1.97 मिलियन ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 91,000 शेयर से। सो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2.164 आ रहा है। और अगेन हम इसके डिजिट्स कुछ कम कर देंगे। सो ये तमाम हमारे जो आंसर्स हैं ये डॉलर में हैं, और ये क्या है अर्निंग्स, क्योंकि ये होती है पर शेयर।
ये सारी हमारी पर शेयर अर्निंग्स आ गई। अच्छा, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके देख लें। तो हम यहाँ पे एक देख लेते हैं कि हमारे पास 1.70 को अगर हम प्लस करते हैं 0.46 को, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वही आता है। सो आप प्लस करके लिख लें या दूसरी तरह से लिख लें, तो बात एक ही है। इसके बाद इसका बी पार्ट है, और बी पार्ट में आपसे पूछा हुआ है विच अर्निंग्स। अच्छा, इसमें ए पार्ट में आप देखिए एग्जिबिट 12-2 भी दिया हुआ है। तो अगर हम एग्जिबिट 12-2 देखें बुक में, आपके पास जो विलियम जाका बेटनर की बुक है और एग्जिबिट 12-2 है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमने जो अर्निंग्स पर शेयर दिखानी है, ये देखें, ये दिस पोर्शन, द लास्ट पोर्शन आप देख लीजिए। इनकम स्टेटमेंट तो आपने बिल्कुल वैसे ही बनानी है जो आपका रूटीन तरीका है, लेकिन जो आपने ईपीएस शो करना है, दिस वन। सो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ईपीएस जो आप कर रहे हैं, इसमें आपने अर्निंग्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की मदद से यहाँ पे लिया हुआ है। देन हमारे पास ऑर्डिनरी आइटम्स है उसके बाद, और हमने आखिर में इसको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल नेट इनका हमने अर्निंग्स कैलकुलेट की है। इस सवाल में ये जो एग्जाम्पल या एग्जिबिट 12-2 दिया हुआ है, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक का भी जिक्र है। सो जब हमारे पास प्रॉब्लम्स में प्रेफर्ड स्टॉक आएंगे तो फिर हम उसको काउंट करेंगे। सो यहाँ पे पार्ट बी में पूछा हुआ है विच अर्निंग्स पर शेयर फिगर इज यूज्ड in computing the price earning ratio for the company reported in financial publication। So जो price earning ratio होता है, आपने याद रखना है कि प्राइस अर्निंग रेशो हम नॉर्मल रूटीन बिजनेस की अर्निंग्स पे करते हैं। उसकी हम जो यानी कि दिस वन, ये आप चेक करें, ये आपकी रूटीन अर्निंग्स के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, दिस वन। ये इस इनकम पे हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। सो इसमें हम जो प्राइस अर्निंग रेशो लेते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं इंक्लूड करते जो ईपीएस होती। उसकी वजह ये है, नाम से ही जाहिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में भी यकीनन हर दफा इनकर नहीं होते, नॉन रिकरिंग नेचर होते हैं। तो जब आप अगले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर करेंगे, तो आपका ईपीएस बहुत ज्यादा इंक्रीज या बहुत ज्यादा डिक्रीज शो होगा, यानी ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड। सो इसको अवॉइड करने के लिए तरीका यही है, सिंपल तरीका है जो आईएफआरएस भी गाइड करता है, और वो ये कहता है कि जब आप इनकम अपनी ईपीएस शो करेंगे या ईपीएस काउंट करेंगे फॉर प्राइस अर्निंग रेशो, तो वो हम नॉर्मल ऑपरेशंस वाला लेंगे। तो ये पार्ट बी का आंसर है कि जो ईपीएस हम कंसिडर करेंगे वो $1.70 हम कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।